नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, केजरीवाल के प्रस्ताव को एलजी ने किया स्वीकार। 22 फरवरी को होगा दिल्ली मेयर का चुनाव। ये आपको बता दें कि दिल्ली में 22 फरवरी को मेयर का चुनाव होगा। 22 फरवरी को सुबह 11 बजे एमसीडी सदन में मेयर का चुनाव होने जा रहा है। सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी को पत्र लिखा था, जिसमें 22 फरवरी को मेयर चुनाव कराने की बात का प्रस्ताव दिया था, जिसे एलजी ने स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि अब दिल्ली के लिए 22 फरवरी को नया मेयर मिल जाएगा। और ये बड़ी खबर, 2024 के चुनाव में ममता बनर्जी होंगी विपक्ष की प्रधानमंत्री उम्मीदवार। अभिषेक बनर्जी ने कर दिया ऐलान। ये आपको बता दें कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी समेत विपक्ष की ज्यादातर पार्टियां लगी हुई हैं। एक तरफ बीजेपी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता हासिल करने पर जोर लगा रही है, तो वहीं इसे रोकने के लिए विपक्षी पार्टियां पूरे दम के साथ लगी हैं। हालांकि विपक्ष अभी ये तय नहीं कर पाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किस चेहरे को उतारा जाएगा। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और न जाने कितने नाम सामने आते रहे हैं, लेकिन फैसला नहीं हो पाया है। इसी मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ एबीपी न्यूज ने खास बातचीत की। इस बातचीत में उनसे यह भी प्रश्न किया गया कि क्या टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी विपक्ष की ओर से पीएम पद की उम्मीदवार होंगी। इसका जवाब देते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि विपक्ष की ओर से ममता बनर्जी को पीएम उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, क्योंकि पहले तो वो एक महिला मुख्यमंत्री हैं, दूसरा वो कि बीजेपी के खिलाफ अब भी लड़ रही हैं। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी को चुप करा दिया गया है, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने घुटने नहीं टेके। ईडी और सीबीआई के सामने भी वो मजबूती से खड़ी रहीं। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि ममता बनर्जी को पीएम पद का उम्मीदवार होना चाहिए। आपका क्या मानना है? क्या 2024 में मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी को खड़ा किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किया एलजी विनय सक्सेना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, मांगा एलजी का इस्तीफा। ये आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना से इस्तीफे की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति कोर्ट में एक असंवैधानिक निर्णय की मांग कर रहा था। आम आदमी पार्टी ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एलजी विनय सक्सेना को इस संवैधानिक पद पर बैठने का कोई भी अधिकार नहीं है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय सक्सेना पर आरोप लगाया कि वो एमसीडी से जुड़े एक मामले में दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी राय रखने से जबरन रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि उपराज्यपाल ने न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने की कोशिश की और अदालत की अवमानना की। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने एलजी विनय सक्सेना से उनका इस्तीफा मांगा है। और ये बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में बुलडोजर आहुति यज्ञ का किया आयोजन। ये आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने राजधानी लखनऊ में बुलडोजर आहुति यज्ञ का आयोजन किया। संजय सिंह ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गरीब की झोंपड़ी उजाड़ने वाले योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की आहुति महाशिवरात्रि पर दी गई है। मैंने अपने प्रदेश कार्यालय लखनऊ में इसकी आहुति दी। आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी द्वारा सभी जिलों में बुलडोजर आहुति यज्ञ आयोजित किया जाएगा। और ये बड़ी खबर, 2024 के चुनाव में मात्र 100 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। नीतीश कुमार ने बताया विपक्ष की जीत का फार्मूला। ये आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में बीजेपी समेत कई पार्टियां जोर शोर से जुटी हैं। जहां बीजेपी लगातार तीसरी बार केंद्र में काबिज होना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ कभी संयुक्त विपक्ष तो कभी कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा बनाने की बात हो रही है। हालांकि विपक्ष ये अभी तक तय नहीं कर पाया कि 2024 का लोकसभा चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बिना चेहरे के ऐलान के लड़ा जाएगा या फिर किसी एक नेता को सपोर्ट किया जाएगा। विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी, नीतीश कुमार, शरद पवार, ममता बनर्जी, केसीआर और अन्य कई नेताओं के नाम पर चर्चा हो रही है, लेकिन कोई एक नाम तय नहीं हो पाया है। इस बीच नीतीश कुमार ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हराने का बड़ा फार्मूला बताया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि विपक्ष को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। अगर विपक्ष एकजुट होकर लड़ता है तो बीजेपी मात्र 100 सीटों पर सिमट जाएगी। अभी तो हम इंतजार के मोड में हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में सबको एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। हालांकि नीतीश कुमार इस बात से कई बार इनकार कर चुके हैं कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। हालांकि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कई बार ये मांग उठा चुके हैं कि नीतीश कुमार को विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। बता दें कि ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करने के लिए भारत की यात्रा पर निकल सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार या उनकी पार्टी की तरफ से इसको लेकर कोई भी तारीख नहीं बताई गई है।
और ये बड़ी खबर, जेडीयू आरजेडी नीतीश कुमार तो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने पर अड़ी। 2024 चुनाव में आसान नहीं मोर्चेबंदी। ये आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में 1.5 साल से भी कम का वक्त बचा है, मगर अब तक बीजेपी के खिलाफ मजबूत विपक्षी मोर्चा नहीं बन पाया। जेडीयू और आरजेडी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्षी पीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मगर महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को ही इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार मान रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस पार्टी से साथ आने की अपील करते हुए कहा कि अगर मजबूत मोर्चेबंदी हो तो बीजेपी को 100 सीटों पर रोका जा सकता है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी उन्हें तगड़ा जवाब देते हुए कहा कि अगर प्रधानमंत्री चेहरे की बात को छोड़कर सिर्फ विपक्षी एकजुटता की बात हो तो बात बन सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल बिहार की सत्ताधारी दो प्रमुख पार्टियां जेडीयू और आरजेडी नीतीश कुमार को 2024 में विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ने बिहार में समाधान यात्रा निकाली। इस दौरान वे जहां भी गए, जेडीयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के जमकर नारे लगाए। सहयोगी आरजेडी के नेता और कार्यकर्ता भी नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री कैंडिडेट के तौर पर पेश कर रहे हैं। आरजेडी का मानना है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिहार की सत्ता तेजस्वी यादव के पास आ जाएगी। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर खुद को प्रधानमंत्री चेहरा मानने से इनकार करते आए हैं। आपको बता दें कि उधर बिहार महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाने पर सहमत नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि राहुल गांधी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और वो 2024 में विपक्ष के मजबूत लीडर होंगे। ऐसे में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट मानने में क्या हर्ज है। मौजूदा राजनीतिक समीकरणों के आधार पर 2024 के चुनाव से पहले देश भर के विपक्षी दलों के एकजुट होने की राह आसान नजर नहीं आ रही। और ये बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला, चुनाव आयोग को बताया पीएम मोदी का गुलाम, बोले चुरा लिया गया शिवसेना का धनुष और बाण। ये आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जमकर निशाना साधते हुए अपने समर्थकों से कहा कि पार्टी का धनुष बाण चुरा लिया गया है और चोर को सबक सिखाने की जरूरत है। उद्धव पार्टी के नेताओं के साथ में एक बैठक की अध्यक्षता करने से पहले यहां बांद्रा स्थित अपने आवास मातोश्री के बाहर समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए उसे पीएम मोदी का गुलाम बताया। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को शिवसेना नाम और धनुष बाण चिन्ह शिंदे नीत खेमे को आवंटित कर दिया। यह पहला मौका है जब ठाकरे परिवार ने पार्टी पर अपना नियंत्रण खो दिया है, जिसकी स्थापना बाल ठाकरे ने 1966 में की थी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि धनुष बाण चुरा लिया गया है और चोर को सबक सिखाने की जरूरत है, वे पकड़े गए हैं। मैं चोर को धनुष बाण के साथ में मैदान में आने की चुनौती देता हूं और हम इसका मुकाबला मसाल से करेंगे। एनडीटीवी के अनुसार उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पीएम मोदी का गुलाम है। और ये बड़ी खबर, कर्नाटक चुनाव के लिए अभी से बीजेपी ने झोंक दी ताकत, जेपी नड्डा करेंगे 3 दिन का दौरा। ये आपको बता दें कि कर्नाटक में जल्द ही होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार 3 दिनों के लिए राज्य का दौरा करेंगे। जेपी नड्डा 19, 20 और 21 फरवरी को कर्नाटक दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा इन 3 दिनों में कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही साथ वो बाइक रैली और रोड शो भी करेंगे। इस दौरे में भाजपा अध्यक्ष श्रृंगेरी मठ भी जाएंगे। बीजेपी कर्नाटक में एक साथ राज्य के 4 हिस्सों से 4 रथ यात्रा निकालने जा रही है। इस रथ यात्रा को बीजेपी ने विजय संकल्प यात्रा का नाम दिया है। 1 मार्च से शुरू होने वाली विजय संकल्प रथ यात्रा को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चामराजनगर मलाई महादेश्वर पहाड़ी से हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें कि फिलहाल जेपी नड्डा ने कर्नाटक में विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंक दिया है। और ये बड़ी खबर, मंडल कमंडल और आरोपों के बंडल की राजनीति पर होगा इस बार 2024 का चुनावी महाभारत। ये आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनावों के बाद यूं तो हर साल देश में कहीं ना कहीं चुनावी महाभारत होता रहा है, लेकिन अगले आम चुनाव से ठीक पहले का ये साल सियासी नजरिए से सबसे ज्यादा गर्म साल साबित होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे की लोकप्रियता और राजनीतिक परिपक्वता के बल पर लोकसभा चुनावों में हैट्रिक की तैयारी कर रही है। तो वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा की सफलता से उत्साहित होकर भाजपा की हैट्रिक न बनने देने की तैयारी में जुटी है, जबकि भाजपा विरोधी क्षेत्रीय दल अपने अपने इलाकों में अपनी ताकत बढ़ाकर अगले लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा को रोकने और कांग्रेस पार्टी को दबाव में लेने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इस चुनावी महाभारत में जहां भाजपा मोदी सरकार के 10 सालों के कामकाज और भविष्य का भारत कैसा होगा, अपने इस एजेंडे की पैकिंग में अपने सबसे बड़े और धारदार सियासी हथियार हिंदुत्व को फिर से आजमा कर कमंडल राजनीति को गर्म करेगी। तो वहीं उसकी काट के लिए सामाजिक
न्याय के योद्धा आरजेडी, जदयू और समाजवादी पार्टी हिंदू ध्रुवीकरण की काट के लिए जातीय जनगणना और रामचरितमानस विवाद के जरिए पिछड़ों के ध्रुवीकरण की मंडल राजनीति का दांव खेलने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि उधर कमंडल और मंडल से इतर कांग्रेस पार्टी ने भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ मुद्दों का एक बंडल तैयार कर लिया है, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, छोटे उद्योगों, मझोले व्यापार और दुकानदारों की तकलीफ, मजदूरों की रोजमर्रा की दिक्कतों और सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना और कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार के जरिए अमीर गरीब की गहराती खाई जैसे मुद्दे शामिल हैं। आपको बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दिए गए अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में एक तरफ अदानी समूह को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब देने के बजाय उनका संज्ञान ही नहीं लिया और अपने भाषण में उन्होंने बेहद आक्रामक और व्यंग्यात्मक अंदाज में कांग्रेस सरकारों के जमाने में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र करते हुए अपनी सरकार के कामकाज और उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए इस साल होने वाले कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अगले साल के लोकसभा चुनावों की राजनीतिक पिच तैयार कर दी है। अपने भाषण में उन्होंने न सिर्फ विपक्ष को आईना दिखाया बल्कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को सियासी लाइन भी दे दी है कि अब उन्हें राजनीतिक विमर्श में क्या करना है और क्या बोलना है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की लाइन ऐसी सियासी पैकिंग है जिसमें विकास, सुशासन और उपलब्धियों के चमकदार खोल के भीतर ठोस हिंदुत्व है, जो आने वाले सभी चुनावों में भाजपा का सबसे धारदार हथियार होगा। आपको बता दें कि लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक पूरा का पूरा बंडल तैयार कर लिया है, जिसमें उसने महंगाई, बेरोजगारी को प्रमुख मुद्दा बनाया है, साथ ही पुरानी पेंशन योजना को भी एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। अब देखना यह होगा कि 2024 का चुनाव कौन जीतता है, लेकिन 2024 का चुनाव बेहद रोमांचक होने जा रहा है। और ये बड़ी खबर, शिवसेना के चुनाव चिन्ह खोने पर सांसद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे पर बोला जबरदस्त हमला, बोली जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये आपको बता दें कि शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर चल रही कसमकस का शुक्रवार को अंत हो गया। चुनाव आयोग ने शिवसेना और उसके चुनाव निशान धनुष और बाण को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले समूह को आवंटित कर दिया। इसे लेकर अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला। सांसद नवनीत राणा ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि जो राम का नहीं, जो हनुमान का नहीं, वो किसी काम का नहीं। और ये बड़ी खबर, कंगना रनौत ने भी उद्धव ठाकरे पर बोला जबरदस्त हमला, बोली भगवान उन्हें सजा देता है जो महिलाओं का अपमान करते हैं। ये आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से विद्रोह किया और राज्य के मुख्यमंत्री बनने के लिए बीजेपी से हाथ मिला लिया। उद्धव ठाकरे को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे के गुट को शिवसेना का नाम और सिंबल दोनों दे दिया। वहीं इस मुद्दे पर कंगना रनौत के ट्वीट चर्चा का विषय बन रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नाम और धनुष और तीर का प्रतीक मिलने के बाद बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत के ट्वीट ने सबका ध्यान खींच लिया है। कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देवताओं के राजा यानी इंद्र को भी दुर्व्यवहार करने के बाद सजा मिलती है। वो तो केवल एक नेता हैं। जब उन्होंने मेरा घर तोड़ा तो मुझे लगा कि उनके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। एक महिला का अपमान करने वालों को भगवान सजा देते हैं, वो अब कभी नहीं उठेंगे। उद्धव ठाकरे की सरकार के दौरान कंगना रनौत के घर के एक हिस्से को मुंबई नगर निगम के अतिक्रमण विभाग ने रातों रात तोड़ दिया था। आपको बता दें कि उस वक्त संजय राउत भी ताव में आ रहे थे। उस वक्त भी कंगना रनौत ने उद्धव ठाकरे को संबोधित करते हुए कहा था कि आज मेरा घर तोड़ा गया है, कल तेरा घमंड टूटेगा। आपको बता दें कि अब कंगना रनौत के बयान चर्चा का विषय बन गए हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रपोजल पर आया कांग्रेस पार्टी का करारा जवाब। कहा प्यार में एक समस्या होती है कि पहले आई लव यू कौन बोलेगा। ये आपको बता दें कि राजधानी पटना में स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भाकपा माले का 11वां राष्ट्रीय महाधिवेशन शनिवार को आयोजित किया गया। इस मौके पर सलमान खुर्शीद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इशारों में और स्पष्ट रूप से भी जो बातें कही, इस पर मैं इतना ही कहूंगा कि जो आप चाह रहे हैं उसे कांग्रेस पार्टी भी चाह रही है, लेकिन प्यार में एक समस्या होती है कि पहले आई लव यू कौन बोलेगा। तो जो अनुभवी होते हैं वो सोच विचार करते हैं और पीछे हो जाते हैं, लेकिन जिन्हें अनुभव की कमी रहती है वो तुरंत अपनी बात को जुबान पर ले आते हैं और कहते हैं भैया हम तो ऐसे ही हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा कि देश में गुजरात मॉडल की बात होती है, लेकिन मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार पूरे देश में बिहार मॉडल की बात करें। इसका मैं पूरे देश में समर्थन करता हूं। आगे उन्होंने विपक्षी नेतृत्व पर कहा कि मैं इस बात पर कुछ नहीं कह सकता हूं, इसके लिए बड़े बड़े नेता बैठकर निर्णय कर लेंगे, लेकिन एकता बड़ी बात होती है। जब सभी साथ में बैठेंगे तो सभी निर्णय ले लिए जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का प्रस्ताव बहुत अच्छा है, इसको अमल में लाना चाहिए।
और ये बड़ी खबर, हिंदू राष्ट्र को लेकर देश में मचा घमासान। किसी ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र है तो किसी ने कहा कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। ये आपको बता दें कि देश में इन दिनों हिंदू राष्ट्र का मुद्दा छाया हुआ है। कोई भारत को पहले से ही हिंदू राष्ट्र होने का दावा कर रहा है तो देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने धाम में भारत को ऐसा देश बनाने के लिए 7 दिन का यज्ञ शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि पहले ही दिन इसमें शिरकत करने कई राजनीतिक शख्सियतें पहुंची और इसके साथ ही नेताओं के आरोप प्रत्यारोप, आलोचनाओं और बयानों का जबरदस्ती दौर शुरू हो चुका है। कुछ मानते हैं कि देश संविधान से चले तो कुछ हिंदू राष्ट्र के पक्ष में मुखर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू राष्ट्र को लेकर हालिया एक ट्वीट किया था। ट्वीट में उन्होंने लिखा कि भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और आगे भी वही रहेगा। इससे पहले राजस्थान में 27 जनवरी को योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म को भारत का राष्ट्रीय धर्म बताने वाला बड़ा बयान दिया था। आपको बता दें कि हिंदू राष्ट्र के लिए यज्ञ कर रहे बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। विदेशी भी ऐसा देश चाहते हैं जहां पर हम हिंदुत्व, गर्व और जातिवाद को एक तरफ रखकर कह सकें कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम सरकार से मांग नहीं करते हैं, अगर कोई इसका समर्थन करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश शिवराज सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह गुरुवार को बागेश्वर धाम पहुंचे। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व का अर्थ कोई जाति या धर्म नहीं होता है। भारत सभी जातियों और सभी धर्मों को लेकर आगे चलना चाहता है। सभी चाहते हैं कि देश में राम राज्य हो। उस आदर्श राम राज्य की कल्पना गलत नहीं है। वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड बनाने की मांग करने वाली भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी हिंदू राष्ट्र को लेकर काफी मुखर हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म देश का धर्म है, राम देश है और देश राम है, इसीलिए सनातन धर्म ही सब कुछ है। हमारा यह देश हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। मध्य प्रदेश में हिंदू राष्ट्र की हुंकार पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी को पीएम नरेंद्र मोदी का आवाज घेरने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो दिल्ली में पीएम आवास पर धरना दें। हिंदू राष्ट्र बनने की बहस के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी राय पेश की। उनका कहना है कि भारत एक देश ऐसा है जहां पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ऐसी बातें करने वाले लोग देश को समाप्त करना चाहते हैं। आपको बता दें कि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू राष्ट्र को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच अपने प्रश्न किए हैं। उन्होंने कहा कि क्या आप अंबेडकर के बनाए संविधान को जला देंगे? इसे जलाकर क्या एक नया संविधान बनाएंगे? उन्होंने यह भी कहा कि हमारा वतन एक ऐसा वतन है जिसका कोई मजहब नहीं है। उन्होंने सरकार पर भी तंज किया कि सरकार इस पर चुप्पी साधे क्यों बैठी है। और ये बड़ी खबर, बागेश्वर धाम पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा ऐलान, बोले हम किसी भी पार्टी के नहीं। ये आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छतरपुर के बागेश्वर धाम में शनिवार को सामूहिक कन्या विवाह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश भर के साधु संतों के अलावा राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके कई मंत्री भी शामिल हुए। इस समय बागेश्वर धाम में आस्था का महाकुंभ लगा हुआ है और महाशिवरात्रि के मौके पर 125 कन्याओं का विवाह हुआ है। आपको बता दें कि इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लोगों को संबोधित किया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आज सभी तीर्थ एक साथ बागेश्वर धाम में उपस्थित हो गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम किसी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ करते हुए नजर आए। तो वहीं उन्होंने शिवराज सिंह को कन्याओं को प्रणाम करने के लिए भी कहा। इसी के साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने हिंदू राष्ट्र की बात करते हुए कहा कि सभी हिंदुओं को एकजुट होना है। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना संबोधन शुरू करने से पहले जय श्री राम, हर हर महादेव और जय बजरंगबली के जमकर नारे लगाए। आपको बता दें कि फिलहाल हिंदू राष्ट्र को लेकर अब मुद्दा गर्माता जा रहा है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या कभी भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।